हेलो एवरीबॉडी, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। हेलो एवरीबॉडी, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जिसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले करेंगे कवर हम व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी, कि एस्ट्रोलॉजी भाई बताओ क्या है। नेक्स्ट हम प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। देन हम ज़ोडिएक के बारे में बात करेंगे, जिस प्लैनेट्स को हम ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है जी, ज़ोडिएक को हम राशि भी बोलते हैं। ठीक है, देन हम बात करेंगे यहाँ पे राशि लॉर्ड्स के बारे में, कि उन राशियों का कौन कौन सा मालिक है। देन हम बात करेंगे इसमें सैंपल कुंडली के बारे में, सैंपल कुंडली के बारे में बात करें कि जो जो आपने चीज़ें पढ़ी उस चीज़ की एप्लीकेशन। ठीक है, ये जो 4 चीज़ें पढ़ी, 3 चीज़ें पढ़ोगे आप यहाँ वाली, उन चीज़ का एप्लीकेशन मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये लेक्चर बेसिकली बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी का है। फर्स्ट लेक्चर है बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आपकी एस्ट्रोलॉजी की बेसिक्स क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी की बात करी जाए तो एस्ट्रोलॉजी को अगर हम इतिहास के बारे में बात करी जाए तो एक बुक है BPHS, यानी कि बृहद प्राशर होरा शास्त्र, जिसको हमारे प्राशर ऋषि जी ने लिखा है। ठीक है, हमारे प्राशर ऋषि ने लिखा है, जिसमें उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में सबसे पहले बात करी है। और उन्होंने नारद मुनि से ये चीज़ कला सीखी है, और वही चीज़ जो है वो अपने अपने स्टूडेंट मार्तंडेय को सिखा रहे हैं। तो अब इनकी है कॉन्वर्सेशनल एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पे क्या है, एस्ट्रोलॉजी बात करके कॉन्वर्सेशंस के थ्रू सिखाई जा रही है। ठीक है, जो हम एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, जो मैक्सिमम पर्सन्स एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, दैट इज़ प्राशर ऋषि की एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, प्राशरी एस्ट्रोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, वो हम फॉलो करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी देखो हम बोलते तो हैं, बट ऐसी कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी नाम की कोई चीज़ नहीं, क्योंकि वैदिक का मतलब होता है जो चीज़ वेदों में लिखी जाए। तो एस्ट्रोलॉजी कोई भी वेदों में नहीं लिखी गई है, पहली बात तो ये। ठीक है, बट हाँ जी, हमारे प्राशर जी जो कि वेद व्यास के पापा हैं, ठीक है, जिन्होंने गीता लिखी है, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में अपनी ही बुक्स के बारे में लिखा है, जैसे कि BPHS है। फिर हमारे जैसे जेमिनी एस्ट्रोलॉजर्स हुए, जिन्होंने राशियों के बारे में बहुत अच्छा बताया। हमारे भृंगु ऋषि जो हैं, उन्होंने बृहद, उनकी जो भृंगु नंदी नाड़ी है वहाँ पे बात करी जाए। तो ऐसे ऐसे बहुत से फिर एस्ट्रोलॉजर्स हुए, उनका एक तरीका है एस्ट्रोलॉजी में डील करने का। ठीक है, अब इसके बाद का आती है कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या सीखेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि प्लैनेट्स का हमारी ह्यूमन लाइफ में किस तरह का रोल है। ठीक है, यानी कि कोई भी ग्रह है उसका हमारे पर क्या प्रभाव है, उसको हम समझेंगे। सिर्फ इतनी सी बात। जैसे बात करी जाए सूर्य की, तो हम जानते हैं कि सूर्य जो है उसकी किरणों से ही कोई भी लाइफ जो है वो अर्थ में पॉसिबल है। चाहे वो प्लांट्स का ग्रो होना, यानी कि पौधों का उगना से लेकर कोई भी चीज़ होना, वो एक सूर्य की किरणों पर डिपेंड करती है, हम ये सब जानते हैं। ठीक है, तो बस इन्हीं चीज़ों के बारे में हम समझेंगे, और हम ये देखेंगे कि इनका ह्यूमंस पे क्या असर है, हमारे यानी कि ह्यूमंस पे, इंसानों पे क्या इस चीज़ का प्रभाव है ग्रहों का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम एस्ट्रोलॉजी जो है हम उसको समझ चुके हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं प्लैनेट्स। अब कुछ चीज़ें हैं, हम एस्ट्रोलॉजी में ना सूर्य को, सन को हम प्लैनेट मानते हैं, मून को हम प्लैनेट मानते हैं। ठीक है जी, सन को हम प्लैनेट मानते हैं, मून को हम प्लैनेट मानते हैं, क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो भी सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या सेलेस्टियल बॉडी, यानी कि जो सौर मंडल में कोई भी ऐसा
ऑब्जेक्ट है, या जिस ऑब्जेक्ट यहाँ पे बात करी जा रही है प्लैनेट की, ठीक है, या स्टार की या सैटेलाइट की, जो धरती के ऑर्बिट पे घूम रहा है, जो कि धरती के चक्कर लगा रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट, दैट इज़ क्या है, प्लैनेट है। वो क्या है, प्लैनेट है। इसीलिए हम सन को, मून को प्लैनेट कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, प्लैनेट कंसीडर करते हैं जी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहीं पे हम अगली बात करेंगे राहु केतु के बारे में। राहु केतु के बारे में अगर नॉर्मल भाषा में हम समझें तो चंद्रमा की जब शैडो नॉर्थ साइड पे पड़ती है, नॉर्थ पे, दैट इज यानी कि उत्तर दिशा की ओर, चंद्रमा की परछाई उत्तर दिशा की ओर पड़ती है तो वो राहु है। और चंद्रमा की शैडो जब दक्षिण दिशा की ओर यानी कि साउथ डायरेक्शन की ओर पड़ती है, दैट इज केतु। ठीक है, तो चार प्लैनेट, इनको भी हमने प्लैनेट माना गया है। इट इज़ नॉट अ सॉलिड ऑब्जेक्ट बट हम इसे प्लैनेट मानते हैं। ठीक है, तो चार प्लैनेट तो ये हो गए कौन से, सन, मून, राहु, केतु, यानी कि सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु जो है चार प्लैनेट तो ये हैं। और बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो देखते हैं कौन कौन से। हम जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो। ठीक है जी, हम जानते हैं ये 9 प्लैनेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में है। हम देखो, इनमें से अर्थ को हम लेते हैं सेंटर। अर्थ को हमने सेंटर माना है आपकी कुंडली को प्रोजेक्ट बनाने के लिए। कुंडली क्या है उसको हम समझेंगे आगे थोड़ी देर में ही। ठीक है, जिसकी वजह से बचा क्या हमारे पास, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो जो है बहुत दूर हैं हमसे, जिसकी वजह से इनका प्रभाव जो है बहुत कम तौर पे रहता है, जिसकी वजह से हम इनको प्राशर एस्ट्रोलॉजी में यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो बचे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन 9 प्लैनेट हुए, बचे हुए प्लैनेट्स के बारे में हम समझते हैं इस एस्ट्रोलॉजी में। और एक बात जानने की है, आमतौर पे हम जैसे देखते हैं कि सोलर सिस्टम में मरकरी सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है, बट एस्ट्रोलॉजी के केस में मून सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है, क्योंकि चंद्रमा जो है 2.5 दिन में अपनी राशि जो है वो चेंज कर ले रहा है। अब राशि क्या है उसको समझने के लिए आप आगे लेक्चर में बने रहे। ठीक है, अब यहाँ पे समझ आते हैं राशि के बारे में, जिसको हम यार जोडिक भी बोलते हैं। आपने सुना होगा दैट इज़ एरिस, टॉरस, या हम बोलते हैं आमतौर पे मेष राशि का, वृषभ राशि का। ठीक है, ये जो हम बोलते हैं ना किस बेस पे बोलते हैं उसको समझेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात क्या आई, अब राशि निकालने का मतलब क्या बना यार, क्या इच्छा उत्पन्न हुई यार हमारे लाइफ में कि क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें राशि निकालनी पड़ी। ज़रूरत क्या पड़ी, हमें लोकेशन पता लगानी थी। किसकी लोकेशन पता लगानी थी, प्लैनेट्स की लोकेशन निकालनी थी, पता यार। ठीक है, ताकि हम एक मैप बना सकें। कौन सा मैप, कि कौन सा प्लैनेट कौन सी जगह पे प्लेस्ड है। ठीक है, कौन सा ग्रह कौन सी जगह पे है, इस चीज़ को बनाने के लिए हमें प्लैनेट्स की लोकेशन पता लगानी पड़ी। अब यार प्लैनेट्स तो हम समझ ले सर, आपने बता दिया कि प्लैनेट्स ये प्लैनेट्स जो हैं हमारे पास हैं। अब लोकेशन क्या है, दैट वही लोकेशन हमारी एस्ट्रोलॉजी में ज़ोडिएक है, जिसको हम राशि बोलते हैं। अब कैसे निकाली, हमारे ऋषि थे उन्होंने किस तरीके से लोकेशन निकाली, उन्होंने क्या किया, सूर्य को सेंटर माना, सन को उन्होंने सेंटर माना, और 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से हमें, बोल लो आप, मोटा मोटा हमें पता चल गया कि कौन सी प्लेनेट कौन सी जगह पे है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि आप जैसे मान लो कोई आप हो, जैसे मान लो इसको हम राम ले लें,
तो राम का पता चल गया यार मेरे को, राम जो है वो रहता है कहाँ पे, कांगड़ा में रहता है। ठीक है, अब यार राम कांगड़ा में कहाँ पे रहता है उस चीज़ को पता लगाना था। और इसी में अगर हम प्लेनेट वाली एग्जांपल लें, इसमें ले लेते हैं हम, कौन सा प्लेनेट लेते हैं, मार्स का ले लेते हैं। ठीक है, कि मार्स जो है वो हमारा कौन सी राशि में, लेट से कैंसर में है। ये बताऊंगा कैंसर कौन सी राशि है, पता चलेगा कर्क में है। अगर आपको हिंदी या इंग्लिश में कन्फ्यूज़न होती है कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों ही बता रहा हूँ। मार्स जो है कर्क लगन में, कर्क राशि में है, कर्क राशि में है, आप वर्डिंग समझिएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को और अच्छे से बताने के लिए, यानी कि राम का और अच्छा घर पता लगाने के लिए हम और आगे बढ़े, क्योंकि सिर्फ कांगड़ा से बात नहीं बनी। तो वहीं पे क्या किया, उन्हीं ऋषि ने उसी जो सन को जब पहले 12 की जगह अब 27 में पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसको हमने बार बोला नक्षत्र। ठीक है, उसी चीज़ को हमने नक्षत्र बोल दिया। ठीक है सर, बिल्कुल समझ गया। अब जिससे हमें ये पता चल गया कि राम जो है वो कांगड़ा में तो रहता है, वहीं पे कांगड़ा में कहाँ पे रहता है वो, कांगड़ा में वो रहता है मान लो दैट इज चिंतपूर्णी में रहता है। ठीक है, कांगड़ा में पता चल गया वो चिंतपूर्णी में रहता है। ठीक है, हमें इतना चीज़ें पता चल गई। अब अब और प्रिसाइज इतने से काम नहीं बनेगा, और यहीं पे हम एग्जांपल ले लेंगे कि जैसे मार्स है, मार्स हमारा कर्क में है। अब कर्क में मान लो वो अनुराधा में है। ठीक है, कर्क में मान लो वो अनुराधा में, अब अनुराधा में भी कहाँ पे है उस चीज़ को पता लगाना है। तो इसी वजह से उन्हीं नक्षत्रों को, नक्षत्रांश को 4 पार्ट्स में और बदल दिया गया है, जिसको हम पद और चरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल ये पता चलेगी कि यार राम जो है वो कांगड़ा में, चिंतपूर्णी में, चिंतपूर्णी में लेट्स से घर नंबर 4 में रहता है। ठीक है जी, इट इज़ जस्ट कि अब हमें पता चल गया कि राम का घर नंबर 4 है कांगड़ा में, चिंतपूर्णी में घर नंबर 4 है। उस तरह से हमें पता चल गया है कि मार्स जो है वो हमारा कैंसर में, यानी कि कर्क लगन में, कर्क में, लगन नहीं बात कर रहा हूँ सॉरी, कर्क में राशि में, अनुराधा में, अनुराधा का नक्षत्र है, पद 4 में है। ठीक है, समझ गए आप कि किस तरीके से हमने बात करी। अब जर्नल मैपिंग समझते हैं कि जर्नली किस तरीके से बातें हैं। एक मतलब इसी चीज़ को जो मैंने आपको समझाई उसको और अच्छे तरीके से समझेंगे कि जैसे मान लो ये है हमारी राशि, दैट इज़ अ राशि। ये जो मैं इससे करूँगा कंस्ट्रक्ट दैट इज नक्षत्र 1 2, एक राशि में एक पूरा नक्षत्र, दूसरा पूरा नक्षत्र और तीसरे का 1/4 पार्ट जो है आता है। ठीक है, और एक नक्षत्र जो है वो आगे 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, 1 2 3 4। आप समझ गए ऑर्डर, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। समझ गए आप, इस तरीके से मैपिंग है कि राशि है, राशि के बाद दैट इज ये जो है ये लाइन मैंने दिखाई है दैट इज नक्षत्र की लाइन बताई है। और ये जो लाइन बताई है मैंने पद या चरण की लाइन बताई है। ठीक है, इतना आप समझ गए। ठीक है जी, इतनी हमें चीज़ें जो हैं पता चल गई। अब हमारी क्लियर होगी सर राशि क्या होती है, नक्षत्र क्या हो गया, प्लान पद क्या होता है, प्लेनेट क्या होता है, हम सब समझ गए। आप आगे बढ़ो। ठीक है,
अब 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 देखते हैं कौन कौन से ज़ोडिएक जो हैं हमारे होते हैं, कौन कौन से ज़ोडिएक एंड देयर लॉर्ड। ठीक है जी। अब एक चीज़ समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 राशियां जो हैं वो होती हैं। ठीक है, 12 हिस्सों में डिवाइड किया ना। अब देखो, अब ये जो नंबर है ना, ये आपको कुंडली में, जब आपको सैंपल कुंडली दिखाऊंगा आपको ये नंबर लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, ये नंबर जो है आपको कुंडली में दिखेंगे ही दिखेंगे। अब इनका नाम है, इन नंबर्स का कोई नाम दे दिया है। जैसे मान लो कि जो दिया है वही बताता हूँ कि फर्स्ट नंबर को दे दिया उन्होंने नाम एरिस का, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिस को हम बोलते हैं मेष। सेकंड को टॉरस, टॉरस यानी कि वृषभ। ठीक है जी। थर्ड इज जेमिनाई, जेमिनाई को हम बोलते हैं मिथुन। नेक्स्ट हम कैंसर, इसको हम कर्क बोलते हैं। नंबर 5 लियो, लियो को हम बोलते हैं सिंह। नेक्स्ट इज वर्गो, वर्गो को हम बोलते हैं कन्या। नंबर 7 इज लिब्रा, लिब्रा को हम बोलते हैं बेटा तुला। 8 इज स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वृश्चिक। ठीक है। 9th इज धनु, सॉरी सैजिटेरियस, जिसको हम धनु बोलते हैं। 10th इज कैप्रिकॉर्न, जिसको हम मकर बोलते हैं। 11th इज एक्वारिस, जिसको हम कुंभ बोलते हैं। और 12th इज स्पाइसिस, जिसको हम मीन बोलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्लास के लिए आपको याद होना चाहिए कि कौन सी राशि है और उनका हिंदी में नाम क्या है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से याद कर लोगे। अब इनके लॉर्ड के बारे में बात करिए, यानी कि हर एक राशि को एक प्लैनेट जो है वो दे दिया गया। ठीक है, यानी कि हर एक प्लैनेट ने अपनी अपनी राशि जो है वो चुन ली। अब जैसे हमारे राजा जो हैं, यानी कि सन, तो सन बोलते हैं यार मेरे को चाहिए कुछ खतरनाक राशि। ठीक है, मैं राजा हूँ तो यार मुझे भी राजाओं वाली राशि चाहिए, तो इसलिए सूर्य ने जो ली राशि दैट इज़ लियोरी, ये सन ने ली। अब अब सूर्य की जो वाइफ है, ये सिर्फ आपको स्टोरी है समझाने के लिए, ऐसा कुछ एक्चुअली में नहीं है, स्टोरी है। बट हाँ, ताकि आपको समझ आ जाए कौन सी राशि का मालिक कौन सा है। अब सूर्य की वाइफ बनी दैट इज़ चंद्रमा। तो चंद्रमा बोलती है, रानी बोलती है यार मेरे को तो मेरे पति के ऊपर वाली राशि चाहिए। ठीक है, मैं नीचे नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा अपने पति से ऊपर हूँ, मेरा सबसे ज़्यादा राजद्वार जो है चलना चाहिए। ठीक है, तो ये ली चंद्रमा ने। अब इन दोनों का लड़का हुआ मरकरी। अब मरकरी बोलता है यार एक मेरे को मम्मी के ऊपर दो, एक मेरे को पापा के नीचे दो। ठीक है, क्योंकि मम्मी मेरी सुन लेती है, पापा मेरा सुनता नहीं। ठीक है, तो मरकरी ने एक राशि ऊपर ली, एक राशि जो है वो नीचे ली। अब बात करी गई असुरों की। अब असुर जो है वो बोलते हैं यार, उन्हें ना बोलते कि यार हमें भी कुछ दे दो। तो तो उस चीज़ को आगे प्रस्ताव लेने के लिए वीनस गए, जो कि असुरों के गुरु हैं। तो असुरों के गुरु ने क्या किया, उन्होंने बोला यार एक मेरे को टॉरस वाली राशि दे दो, क्योंकि ये प्लैनेट मेरे को चमकदार दिख रहा है, ये राशि, ये जगह ना मेरे को चमकदार दिख रही है, क्योंकि मैं भी चमकदार हूँ, मेरे को चमकदार राशि चाहिए। तो एक उन्होंने वो ले ली। एक बोलता आप अपनी मर्जी से दे दो, तो अपनी मर्जी से उन्होंने तुला राशि दे दी। किसको, शुक्र को। अब बात करी गई किसकी, सेनापति की। अब सेनापति बोला यार मुझे तो कोई राशि दी नहीं। तो सूर्य बोलते हैं कि पहले नंबर की जो राशि है वो खाली पड़ी है और इस पे कोई कब्जा नहीं कर पा रहा है, अगर तू इसको जीत लेगा तो मैं तुझे एक राशि गिफ्ट कर दूंगा। और तो
मंगल ने जो है ये वाली राशि जो है जीत ली, नंबर 1 की राशि, दैट इज़ एरिस में। और उनको गिफ्ट, सूर्य ने उसको गिफ्ट में दे दी कौन सी राशि, वो दे दी स्कॉर्पियो राशि, वृश्चिक राशि जो है गिफ्ट में दे दी किसको, मंगल को। अब बात करी गई, पता चला सन की एक नाजायज औलाद भी है जिसको हम शनि बोलते हैं। अब सन जो है, उस सूर्य जो है अपनी औलाद को सबसे दूर रखना चाहते थे ताकि किसी को उनका राज पता ना चले, जिस वजह से उन्होंने कैप्रिकॉर्न राशि देना किसे समझा, शनि को। अब शनि बोलता मेरे साथ न्याय करो, तो मेरे को बड़ी जगह चाहिए, तो शनि की मांग पे, ठीक है, उसने बोला यार मुझे बड़ी जगह चाहिए, इसलिए सूर्य ने उसे एक और राशि दे दी, वो दे दी कुंभ राशि, ठीक है। तो शनि की ये दोनों राशियां हैं। अब बचे कौन, हमारे बृहस्पति। अब बृहस्पति क्या है यार, हमारे गुरु हैं। तो गुरु बोलते यार जो आपका मन करे, बचा पूछा जो है वो गुरु को दे दिया। तो जो बची हुई राशि थी नंबर 9 और नंबर 12, वो मीन राशि जो है वो किसको दे दी, वो गुरु को दे दी, यानी कि जुपिटर। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि कौन कौन से ज़ोडिक एंड देयर लॉर्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब बात करी जाए सैंपल कुंडली के बारे में, बात करते हैं अब, ठीक है। अब सैंपल कुंडली में बात करते हैं कि सब चीज़ें तो यार हमें समझ आएगी। अब सैंपल कुंडली जो आपने सर सिखाया उसको एप्लीकेशन तो बताओ मेरे को क्या है। अब आपको मज़ा आने वाला है क्योंकि अभी आप सैंपल चीज़ें समझोगे। ये जो आपको सभी चीज़ें मैं बताऊंगा यहीं पे, ठीक है। और एक कुंडली जो है आप घर से प्रैक्टिस करके लेके आना जी, ओके। ठीक है, ये आपकी कुंडली जो है बन गई। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हमेशा ही याद रखना कि कुंडली में ये जो रोमन नंबर से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये बेटा हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज रीड करे जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रीड करे जाते हैं। और ये जो 12, इसको हम बोलते हैं हाउसेस, इसको हम बोलते हैं रोमन नंबर में जो लिखे हैं दैट इज़ हाउसेस, ठीक है। हाउसेस इन्हें हम बोलते हैं। और हाउसेस 12 क्यों होते हैं, 12 ही हाउसेस क्यों होते हैं, क्योंकि 12 हमारी राशियाँ होती हैं, इस वजह से 12 हाउसेस होते हैं, ठीक है। अब बात करी जाए इसमें ही, अब इसमें बात करी जाए, इसमें कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। जैसे मान लो 4 लिखा है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 एंड 3, हम जानते हैं सब एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ये 4 नंबर के हमने देखा, ये है राशि जो आपके पहले घर में फर्स्ट हाउस में, यानी कि फर्स्ट हाउस में जो भी राशि होगी उसको हम बोलेंगे लगन, फर्स्ट हाउस को हम बोलते हैं लगन, ठीक है। जो पहले घर में राशि होगी वो आपका लगन जो है कंसीडर करी जाती है, इतना आप समझ गए। दैट इज़ योर असेंडेंट, लगन को हम असेंडेंट भी बोलते हैं। जैसे आप कुंडली किसी भी सॉफ्टवेयर में ओपन करोगे आपको असेंडेंट दिखेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज़ इज, नेक्स्ट आगे चीज़ बढ़ते हैं। अब बात करेगी प्लैनेट्स की। तो प्लैनेट्स, जैसे आपने अपना डेट ऑफ टाइम, बर्थ प्लेस वगैरह डाला, डेट ऑफ टाइम डाला, डेट ऑफ बर्थ डाली, टाइम डाला आपने, बर्थ प्लेस डाला, तो कुछ कुंडली जो है सॉफ्टवेयर में, कोई भी एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर आपको कुंडली जो है
सैम्पल कुंडली जो है खुल के दिखेगी, जिसको हम असेंडेड भी बोलते हैं, लगन कुंडली भी बोलते हैं। ठीक है, लगन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें फर्स्ट हाउस में जो राशि है दैट इज़ योर लगन कुंडली। ठीक है, अब यार इस पे कोई भी ग्रह लिखे हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर चार्ट। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो फर्स्ट हाउस में सन है, सेकंड में मरकरी है, थर्ड में वीनस है, फोर्थ में जुपिटर, देन यहाँ पे राहु है, तो यहाँ पे केतु होगा। इन दोनों में हमेशा डिफरेंस 180 डिग्री का होगा, ये याद रखना, यानी कि 7 घर छोड़ के ही केतु होगा राहु के। मान लो यहाँ पे शनि है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मंगल है, ठीक है, और कौन सा प्लैनेट बता, चंद्रमा मान लो यहाँ पे है। ठीक है जी, तो 9 प्लैनेट हमारे यहाँ पे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है हमारी कुंडली, जो सैंपल कुंडली है वो होती है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें समझने की बात है कि यार हमारे सर 12 हाउसेस होते हैं, क्योंकि ये हमारी 12 राशियों को ही बताते हैं। ठीक है, हर हाउस जो है फिक्स रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, राशियाँ जो है यहाँ पे नंबर कोई भी चेंज हो सकता है, ठीक है, बट वो आगे जो नंबर होगा हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज ही आगे बढ़ेगा। 4 के बाद 5 6 7, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 है, 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरीके से ही बढ़ेगा आगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे प्लैनेट्स की। प्लैनेट जो है कोई भी प्लेस्ड हो सकता है डिपेंडिंग कि कौन सी पोजीशन आपके जन्म के टाइम पे आपके प्लैनेट की पोजीशन कौन सी राशि में थी, इतना हम समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर चीज़ कोई बतानी हुए, अगर मेरे को बोलना है मैं किस तरीके से बात करूँगा। अगर मान लो मेरे को यहाँ पे सूर्य की राशि पता करनी है, एग्जांपल मान लो मेरे को बताना है सूर्य कहाँ पे है, तो मैं बोलूँगा सूर्य फर्स्ट हाउस में है, कौन सी राशि में, कैंसर राशि में, यानी कि कर्क राशि में। किसकी राशि में, कर्क राशि में। अभी सिर्फ आपको इतना समझ आना चाहिए। अगर मैं एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे चंद्रमा की, तो मैं चंद्रमा बात करूँगा, चंद्रमा 12वें हाउस में है। 12वां हाउस देखो, कैसे 12वां हाउस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर की राशि कौन सी है, 3 नंबर की राशि इज जेमिनाई, जेमिनाई, जिसको हम बोलते हैं मिथुन राशि भी। ठीक है, तो इस अभी आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा। अगर मैं समरी की बात करूँ तो आज की क्लास में हमने सीखा कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन से एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या है। देन हमने सीखा कि नक्षत्र क्या होता है, राशि क्या होती है, राशि के मालिक कौन कौन से, यानी कि कौन सी राशि का कौन सा मालिक है, जिसको हमने लॉर्ड बोला। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ 4 नंबर की राशि का कौन सा मालिक है, यानी कि लॉर्ड कौन है, तो 4 नंबर की राशि कौन सी होती है, कैंसर या कर्क राशि, तो इसका मालिक कौन है, चंद्रमा है। ठीक है, ये हमने चीज़ें क्या है समझी है आज ही क्लास में। एक और ले लो, 5 नंबर की राशि है लियो, और लियो का मालिक कौन है, सन है। तो ये चीज़ें समझी हमने। देन हमने समझा कि हमारे यार 12 हाउसेस होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं। 12 हाउसेस जो रिप्रेजेंट करते हैं 12 राशियों को। हाउसेस हमेशा फिक्स होते हैं, राशि हमेशा फिक्स नहीं होती, ये एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज होती हैं। ठीक है, रीड इनको एंटी क्लॉकवाइज ही करते हैं। ठीक है गाइस, ठीक है, अब समझ गए। ये चीज़ें हमने जो हैं सारी पढ़ी हैं आज के लेक्चर पे। सो कल से हम बेसिक्स के अलावा चीज़ें और सीखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।